एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आजकल ना एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत ही कॉमन, सब यही क्वेश्चन कर रहे हैं, मतलब मैथ्स लोग, कि एस्टेट कब होगा, एस्टेट का एग्जाम कैसे क्वालिफाई करे, कहाँ से प्रिपरेशन करे, कैसे प्रिपरेशन करे, मैंने कैसे क्वालिफाई किया। मतलब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं क्योंकि अभी बिहार में बीपीएससी टीआरई 4 की वैकेंसी है एंड इसको लास्ट एंड लास्ट ऑप्शन समझ के हम चल सकते हैं, क्योंकि इसके बाद तो शायद बीपीएससी टीआरई 5 ना हो। ये बहुत अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और 8 पे कमीशन बिल लग गया है, तो मैक्सिमम लोग सोच रहे हैं कि यार ये लास्ट अपॉर्चुनिटी है, कैसे भी हम इसको ग्रैब कर लें। तो सोचना भी बहुत ऑब्वियस है, सोचना भी चाहिए। और इसी बीच कुछ लोग एसटेट का एग्जाम दिए तो उनके लिए तो बहुत बढ़िया है, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे जिन्होंने एसटेट का एग्जाम नहीं दिया है, वो एसटेट का एग्जाम देना चाहते हैं और वो सोच रहे हैं कि एसटेट का एग्जाम होगा या नहीं होगा। ये क्वेश्चन भी सोचना सही है कि एग्जाम होगा या नहीं होगा, लेकिन एग्जाम तो होगा या नहीं होगा इसका आंसर किसी के पास नहीं है। और ये क्वेश्चन पूछना भी फालतू है, जब तक कि आपको गवर्नमेंट नहीं बताती, बीएसबी स्टेट का एग्जाम कंडक्ट कराती है, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड इसका एग्जाम कंडक्ट कराती है, तो इसका आंसर सिर्फ उसी के पास है। उन्होंने कहा था कि इस साल में 2 बार स्टेट होगी, बट 2023 में 2 बार हुए भी थे। आपने देखा था 2023 में जब स्टार्टिंग में जो पहला पेपर हुआ था, उसका एग्जाम केवल 10 दिनों में कंडक्ट हो गया और रिजल्ट भी जल्दी से आ गया था। और फिर बाद में दिसंबर में नोटिफिकेशन आया था, तो उसका एग्जाम होने वाला था मार्च में, लेकिन उसकी एग्जाम जाके हुई जून जुलाई में, जिसमें मैंने ये एग्जाम अपने क्वालिफाई किया था। मैंने जो सितंबर में फॉर्म भरा था, जून में एग्जाम हुआ था, उसमें एस्टेट पेपर 1 और पेपर 2 दोनों क्वालिफाई किया है। पेपर 1 मैंने मैथमेटिक्स से और पेपर 2 मेरा कंप्यूटर साइंस था। तो मैं बीपीएससी टीआरई 4 की प्रिपरेशन कर रही हूँ, जैसे जो मुझे जानते होंगे, मेरे ब्लॉग्स देखते होंगे, उनको पता होगा। तो मैं इसमें कंप्यूटर साइंस के लिए पर्टिकुलरली ज़्यादा फोकस कर रही हूँ। तो मैं इस चैनल पे आप लोग को कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड या कुछ भी मोटिवेटिंग पॉजिटिव वीडियोस देते रहती हूँ, तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। नाउ कम टू द टॉपिक कि एसटेट एग्जाम के बारे में बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है कि कब होगा। तो यार आप लोग अपनी प्रिपरेशन करिए, बिकॉज देखिए, अगर नोटिफिकेशन सडनली आ गया और एग्ज़ाम 10 दिन में कंडक्ट हो गई, क्योंकि बिहार में तो कुछ भी हो सकता है, एग्जाम कभी भी हो जाती है, मतलब कभी भी नोटिफिकेशन आता है और 10 दिन में एग्जाम हो जाता है। बीपीएससी टीआरई 1 1 महीने में सब कुछ हो गया, 1 महीने में सबको भर्तियां दे दी गई और सबको अलॉट भी कर दिया गया था। तो मतलब बिहार में कुछ भी हो सकता है, आप बिल्कुल प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि हाँ ऐसा होगा ऐसा होगा, सब कुछ सडन भी हो सकता है। तो आप ऐसा मान के चलिए कि बीपीएससी मतलब बीएसईबी बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड आपका एस्टेट अचानक से कंडक्ट भी करा सकती है, तो आप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड रहिए ना, अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए। क्योंकि देखिए क्या है ना, एस्टेट का जो सिलेबस होता है ना, मैक्सिमम वही पूरा कंटेंट हमारा बीपीएससी टीआरई 4 में आता है। तो आप इसको ऐसे पढ़िए कि आप बीपीएससी टीआरई 4 के लिए प्रिपरेशन करें और साथ ही साथ आपका एस्टेट भी क्लियर हो जाए उससे। तो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट रखिए। क्वेश्चन करना मतलब आता है कि हाँ नोटिफिकेशन कब आएगा, लेकिन क्वेश्चन का आंसर किसी के पास नहीं है। तो ये सब पूछना फालतू है, टाइम वेस्ट है कि कब होगा बता दो, क्योंकि इसका आंसर किसी के पास नहीं है। तो आप ये सब सोचना छोड़कर अपनी प्रिपरेशन पर ध्यान दीजिए, अपने सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग कीजिए, जो मिसलेनियस टॉपिक है उसको स्ट्रॉन्ग कीजिए, जीके जी स्ट्रॉन्ग कीजिए और पढ़ाई पे फोकस कीजिए। जब नोटिफिकेशन आना होगा तो सबको पता चल जाएगा, आपको भी पता चल जाएगा और मुझे पता चलेगा तो मैं आपको के साथ शेयर भी कर दूंगी। तो यही था कि टेंशन मत लीजिए, अगर एस्टेट 2 होना होगा तो ऑब्वियसली कि वो आएगा और हो जाएगा और आप एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन अगर उसके बीच मार्च में हमारा सीटेट का भी होता है, तो अगर एस्टेट का नोटिफिकेशन नहीं आता है तो आप सीटेट की भी साथ ही साथ तैयारी करते रहिए। आप 6 to 8 के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, अगर आपने डीएलएड किया तो प्राइमरी के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। तो मतलब जहाँ जहाँ आपको अपॉर्चुनिटी दिख रही है आप उसको बस कर लीजिए। ये मत सोचिए कि मुझे एसटीटी करना है, मुझे 11th-12th का ही टीचर बनना है। एसटीटी का एग्जाम देने से हम 9th-10th और 11th-12th के टीचर बनते हैं। पेपर 1 से हम 9th-10th के, पेपर 2 के 11th-12th के, और उस हिसाब से आपकी सैलरी भी वैरी करती है। तो इसलिए लोग सोचते हैं कि एस्टेट का एग्ज़ाम निकालें, क्योंकि वहाँ पे सैलरी स्केल ज़्यादा होता है, तो वो अच्छा भी है। बट मैं आपको सजेशन दूंगी कि आप सब कुछ भगवान पे छोड़ दीजिए, सब भगवान देख लेंगे। इसलिए मैं आप एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ महाभारत की। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि भीष्म पितामह थे जो बहुत बड़े धनुर्धारी थे। तो जब कौरवों और पांडवों का युद्ध हो रहा था, तो भीष्म पितामह रोज जो पांडव थे उनके 10,000 सैनिकों को मार देते थे, फिर शाम को घर आते थे। लेकिन जो दुर्योधन था वो हमेशा उनसे नाराज रहता था, उनसे रोज आकर एक ही क्वेश्चन करता था कि आज पांडवों में से कौन मरा।
लेकिन पांडवों में से कोई नहीं मरता था। लेकिन वो 10,000 मार के आते थे, उनकी खुशी नहीं होती थी। पांडवों में से कोई नहीं मरा, उनको दुख होता था। तो फिर एक दिन भीष्म पितामह एक क्वेश्चन सुनते सुनते फ्रस्ट्रेट हो गए, तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं आज प्रण लेता हूँ। उन्होंने 5 तीर निकाल दिए, ये 5 तीर पांडवों के लिए है। अगर इन तीरों से मतलब इन 5 तीरों से मैंने कल उनको नहीं खत्म किया, तो या तो उनका अंतिम दिन होगा या तो मेरा अंतिम दिन होगा। ये बोलकर उन्होंने दुर्योधन को बता दिया कि हाँ। तो दुर्योधन बहुत खुश हो गया और ये बात बिल्कुल हवा की तरह सब जगह फैल गई। तो जैसे 2 कंपार्टमेंट रहते हैं ना, जैसे एक पांडव का और एक कौरव का, तो ये बात पांडव के एरिया में भी फैल गई। तो द्रौपदी नहीं, सॉरी, पांडव की जो वाइफ थी, उनको पता चला कि शायद द्रौपदी ही थी मुझे उनका नाम नहीं आता रहा उनकी वाइफ का, बट जो पांडव की वाइफ थी वो आई, उनको पता चला तो वो कृष्ण जी के पास गई। और तो उनको बताया कि दुर्योधन पितामह ने कसम खा ली है कि हमारे पति का वध कर देंगे कल। तो वो बहुत टेंशन में आ जाती है, बहुत प्रेशराइज हो जाती है। तो कृष्ण जी बोलते हैं लाओ दासी के कपड़े लाओ, मैं तुमको लेके चलता हूँ उनके पास। तो कृष्ण जी क्या करते हैं, दासी के कपड़े पहन लेते हैं और उनको लेके जाते हैं भीष्म पितामह के पास। तो वहाँ जाने के बाद कोई उनको रोकता भी नहीं वहां जब जाते हैं, तो क्योंकि उनको लगता है कि अभी तो दुर्योधन यहाँ से खुश होके गया था, तो शायद वो उन्हीं की वाइफ होगी, तो कोई उनको रोकता नहीं है। वो अंदर जाती है और आशीर्वाद लेती है भीष्म पितामह का। तो वो बोलते हैं सौभाग्यवती भव। तो फिर जो द्रौपदी होती है, शायद द्रौपदी ही है उनका नाम, मुझे पर्टिकुलर याद नहीं है, बट वही होंगे शायद, तो सॉरी, बट वही है शायद। तो वो बोलते हैं कि आप ये कैसे सौभाग्यवती का आशीर्वाद दे रहे हैं, आप एक तरफ मेरे हस्बैंड मतलब हमारे उनके 5 पति थे, उनको मारने का आप प्रण भी लेते हैं और मुझे सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद भी देते हैं। तो भीष्म पितामह माला लिए होते हैं, वो छूट जाती है और बोलते हैं कि आप यहाँ आए कैसे, पहले ये बताओ, इतने सारे लोगों के होते हुए आप नहीं आ सकती। तो द्रौपदी वो दासी का कपड़ा पहने कृष्ण जी की तरफ इशारा करती, तो भीष्म पितामह देखते हैं कि वो कृष्ण है, स्वयं भगवान है। तो वो कहते हैं कि जब जिसका साथ स्वयं भगवान दे रहे हैं, उसको किस बात का डर, उनका कुछ नहीं हो सकता। कल अगर युद्ध होता भी है तो मेरे सामने आप एक स्त्री को खड़े कर दीजिएगा, जब मैं उस स्त्री की तरफ देखूंगा तो जो भी पांडव रहेंगे वो मेरा वध कर देंगे। तो सेम ऐसा होता है नेक्स्ट डे कि उस दिन भीष्म पितामह की मृत्यु हो जाती है और पांडव बच जाते हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि वो सब कुछ भगवान पे छोड़ दिया था। जब कृष्ण भगवान और द्रौपदी फिर अपने अपने पंडाल में वापस जाते हैं तो सब पांडव सोए रहते हैं, तो उनको उठाते हैं, बोलते हैं कि भीष्म पिता ने प्रतिज्ञा ली है तुम लोगों को मारने के लिए और तुम सब सो रहे हो। तो बोलते हैं हम क्यों टेंशन लें, तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम देखो कि कैसे हमें बचाना है। और फिर वो लोग फिर सो जाते हैं। मतलब सब कुछ आप त्याग दीजिए, टेंशन वेंशन और सब कुछ भगवान पे छोड़ दीजिए, सब कुछ अच्छा होगा। अगर आपके साथ कुछ बुरा भी हो रहा है ना, तो आपका बेस्ट वर्जन फाइंड करने के लिए हो रहा है। सो लेट इट बी एंड पढ़ाई करिए और बी पॉजिटिव और आसपास जितनी भी नेगेटिव चीज़ें उनको छोड़ दीजिए। एट द एंड सब कुछ अच्छा होगा, बस इतना याद रखिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।